हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विविकल आर्ट्स क्लास में। बिना पढ़े पास होने का तरीका दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ। भूगोल पेपर में अगर कुछ समझ में ना आए तो आप ये तरीका अपना लेना, पास हो जाएंगे। मैं एक मॉडल पेपर 2023 का लिया हूँ। इसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कैसे जो है आप क्वेश्चन आंसर को जो है समझ के बना कर ले सकते हैं और अच्छे नंबर से भी पास हो सकते हैं। देखिए 70 नंबर का पेपर होता है। 70 में जो है आपको 23 नंबर लेकर आना होता है, आप पास हो जाएंगे। 23 नंबर इसमें पासिंग मार्क होता है। अब दोस्तों इसमें जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे आप अच्छे नंबर से जो है करके अच्छा नंबर जो है आपको यहाँ पे मिल सकता है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे, इसे देखिए बहुविकल्पीय सवाल है तो इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको एक आंसर टिक करना होगा। जिसमें आंसर जैसे यहाँ पे शुरुआत करते हैं अति लघु से, फिर इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न और इसके बाद जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से जो है आप आराम से बना के ले सकते हैं। ठीक है, मानचित्र के भी बारे में बता दें कैसे जो है मानचित्र आप आराम से भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो है शुरुआत करना है और यहीं से जो है आपको लिखने की कोशिश करनी है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है और उसके बारे में थोड़ा बना बना के जो है उससे संबंधित लिखना है। अगर कॉपी में कुछ लिख कर आएंगे तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से सोच समझ के जो है आपको आंसर लिखना है ठंडे दिमाग से। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 23 नंबर का जो है क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर का सवाल है और यहाँ पे देखिए मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। यहाँ पे जो है ये एलन सेम्पुल ने एक कथन कहा था, एक परिभाषा दिया था मानव भूगोल के बारे में। उसी परिभाषा को यहाँ पे बताया गया है। लेकिन अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा तो क्या करेंगे उस टाइम पे। देखिए यहाँ पे एक सवाल और अथवा करके दिया रहता है, चाहे आप ये कर सकते हो आप ये भी कर सकते हो, दोनों में से एक करना होता है। यहाँ पे लिखा है उपक्षेत्र की आपसे क्या समझते हैं, मानव भूगोल के उपक्षेत्र का उल्लेख कीजिए। इन दोनों प्रश्न में से अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको एक तरीका लगानी है। क्या तरीका लगानी है, जैसे समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखिए लिखा है मानव। ठीक है, एक शब्द लिखा है मानव। मानव का मतलब क्या हो गया, हम सब हो गए। हम सब क्या हैं, हम सब मानव हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो गया, आप भूगोल विषय पढ़ रहे हैं। भूगोल का मतलब क्या होता है, भूगोल आप पढ़ते आ रहे हैं। भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, यानी पृथ्वी गोल। ठीक है, पृथ्वी क्या है, गोल। आज लेकिन पृथ्वी एज ए गोल नहीं है ना, पृथ्वी के बारे में जब वर्णन करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। अब इसमें जो भूगोल है इसमें मानव हस्तक्षेप कर रहा है, यानी पृथ्वी पर जो कुछ भी है, ठीक है, पृथ्वी पर जो कुछ भी है, उस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसका मानव जो है उपयोग कर रहा है। जब मानव उपयोग करेगा, यानी जो संसाधन है उसका उपयोग करेगा, तो मानव का असर उस पे पड़ेगा, यानी उस संसाधन पे पड़ेगा और उस संसाधन का असर फिर बाद में मानव पे पड़ेगा, है ना। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मानव भूगोल है इसके बारे में परिभाषा बताई गई है। और अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी पृथ्वी का मतलब पृथ्वी स्थिर नहीं है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है क्रियाशील मानव। क्रियाशील मानव मतलब कि क्रियाशील मतलब काम करना, यानी मानव क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब हर दिन जो है कुछ ना कुछ नया नया करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे जो है पृथ्वी पर मानव है और मानव कुछ ना कुछ क्रिया कर रहा है। जब मानव क्रिया करेगा तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। और इसी परिवर्तन के बारे में आपको बताना है। तो इसमें जो है आप बस इतना समझ जाएंगे तो बना बना के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बना बना के लिखेंगे कि मानव भूगोल में, मानव जो भूगोल है इसमें मानव के वातावरण के बारे में और फिर मानव और वातावरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। मानव जो भी काम करता है उसका असर प्रकृति पर और प्रकृति का असर मानव पे पड़ता है। इस प्रकार से सेंटेंस को बना बना के लिखेंगे। ध्यान रखेंगे कम से कम 2 पेज में तो उसका आंसर देना ही देना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो इस परिभाषा को जो है आप और डिटेल में लिखेंगे। जैसे कि एक तरफ लिख देंगे कि जो है मानव किस प्रकार से जो है प्रकृति का उपयोग कर रहा है और फिर जो है प्रकृति जो है वो मानव पे किस प्रकार से जो है प्रभावित कर रही है। दोनों को अंतर को बना के लिखना है। ठीक है, कि मानव जो है जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। और जैसे जैसे उपयोग हो रहा है वैसे वैसे हमारे जो है पृथ्वी पर बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि यहाँ परिवर्तन के बारे में बात कही गई है। तो अगर आप ऐसे लिखोगे बना के तो आपका पूरा जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस में नहीं आता तो आप इसमें देखिए अथवा करके भी दिया रहता है, इसलिए लिखा है उपक्षेत्र क्या होता है और मानव बल के उपक्षेत्र क्या होते हैं इसके बारे में लिखना है। जैसे एक होता है मुख्यमंत्री, ठीक है, एक होता है आपका
मुख्यमंत्री। जैसे मुख्यमंत्री होते हैं ऐसे ही एक जो है उप मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं ना। उप मतलब क्या होता है, मुख्यमंत्री से छोटा सा मतलब उसके नीचे होता है उप मुख्यमंत्री। तो वैसे यहाँ पे है, एक होता है आपका क्षेत्र, ठीक है, यानी बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, और एक होता है उप क्षेत्र मतलब उससे छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे छोटा क्या हो, जैसे मान लो आर्थिक भूगोल के बारे में बात करते हैं, जैसे आर्थिक भूगोल है, ठीक है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि भूगोल आता है। तो अब क्या हो गया, आर्थिक भूगोल जो है ये क्षेत्र हो गया और कृषि भूगोल जो है ये उप क्षेत्र हो गया। इसी के बारे में आपको लिखना है। तो उप क्षेत्र में क्या आता है, उप क्षेत्र में सामाजिक भूगोल, जो है कृषि भूगोल, ठीक है, नगरीय भूगोल, उद्योग भूगोल और जो है सांस्कृतिक भूगोल, ये सब जो है उप क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बस आप इतना जान जाएंगे तो इसके बारे में बना बना के आप लिख देंगे तो आपका आंसर जो है परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उनके बारे में एक एक करके लिखेंगे। तो इस प्रकार से समझ के लिखेंगे तो पूरा जो है नंबर आपको मिलेगा। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भूमि अवनमन से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि अवनमन को कम करने का उपाय सुझाइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े हैं, आपको समझ में नहीं है कि क्या लिखा है ये, तो देखिए यहाँ पे भूमि के बारे में समझ में आता है ना, भूमि यानी हम जो भूमि जिस पे हम लोग रहते हैं वो भूमि हो गया। अवनमन, अवनमन का मतलब होता है ह्रास होना, कम होना, ठीक है, यानी भूमि का अपरदन होना, भूमि का ह्रास होना। ये क्यों हो रहा है, या भूमि के जो है जो भूमि में खारापन या लवणीय या फिर जो है क्षारीय हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको जो है बचाने के लिए उपाय बताना है। यानी भारत में जो भूमि कम हो रहे हैं, कम होने का मतलब उसकी जो उर्वरा शक्ति जो हो कम हो रही है, ह्रास हो रहा है, उस कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय है, उस उपाय के बारे में बताना है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो है भूमि की ह्रास क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है, अधिक से अधिक सिंचाई करने से भी जो है भूमि ह्रास होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, खेती करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा किस प्रकार से जो है खेती में रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, और फिर उसके बाद जो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, अधिक से अधिक सिंचाई की जाती है तो उससे भी जो उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, बाढ़ आ जाती है तो उससे भी जो है प्रभावित होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें लिख सकते हो और इसका उपाय बता सकते हो किस प्रकार से जो है हम जो है लिख सकते हैं कि जो है रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, जैविक खादों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, तो इसके सब उपाय हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे सोच सोच के आप थोड़ा मोड़ा लिख सकते हैं इसके बारे में। आगे अगर प्रश्न नहीं आता है तो इसके बारे में यहाँ पे अथवा करके दिया रहता है। जैसे लिखा, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, भारत में सतत कुशल विकास को बढ़ावा देने का इसका क्या योगदान है। यहाँ पे सवाल इस प्रकार से पूछा गया है। इंदिरा गांधी के बारे में तो जानते होंगे ना, इंदिरा गांधी, तो यहाँ पे देखिए नहर के बारे में बात हो रही है, यानी पूरा नाम इसका इंदिरा गांधी नहर हो गया, यानी ये राजस्थान में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, राजस्थान में है इंदिरा गांधी नहर। अब देखिए राजस्थान जो है एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। वहीं दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे तो देख लीजिए, राजस्थान का जो ये पश्चिमी वाला क्षेत्र, ये पश्चिम और ये पूर्व वाला क्षेत्र, ठीक है, पश्चिम में मरुस्थल है और पूरब में जो है मरुस्थल नहीं है, तो यहाँ पे तो खेती अच्छी खासी हो जाती है पूरब में, लेकिन पश्चिम में मरुस्थल होने के कारण यहाँ पे खेती वगैरह नहीं हो पाती है। तो इस पश्चिम में मरुस्थल से यहाँ किनारे किनारे एक नहर निकाली गई है और उसी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। अब बताया गया है कि कमांड क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है। कह रहा है कि आगे सतत कुशल विकास, देखिए सतत का मतलब क्या होता है, सतत का मतलब लगातार, कंटिन्यूटी। ठीक है, पोषण, पोषण का जो हम उपयोग करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, जो भी जिससे खाना खाते हैं ना, जीवन के लिए खाना खाते हैं अपने जीने के लिए, तो ऐसे ही यहाँ पे जो हम वस्तु का पोषण करते हैं, जो भी उपभोग करते हैं, वो सब पोषणीय के अंतर्गत आते हैं। और विकास, ऐसे वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उनका विकास होना चाहिए। अब देखिए इंदिरा गांधी नहर, जब राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई तो वहाँ पे उस नहर निकालने की वजह से वहाँ के लोगों को विकास होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वहाँ पे लोग जो है उसके आसपास के जो लोग हैं वो आराम से खेती वगैरह कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जब खेती करेंगे तो उनका विकास होगा, और खेती विकास करने से एक ही बार नहीं होगा, लगातार विकास होगा, जब तक वो नहर रहेगी तब तक उनका विकास होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूटी चलता रहेगा। बस आप इतना समझ गए ना। अब इसके बारे में लिखिए कि सतत पोषण विकास से तात्पर्य ये होता है कि जब इंदिरा गांधी नहर उस क्षेत्र से निकाली गई जहाँ पे पूरा मरुस्थल था, तो मरुस्थल से नहर निकालने की वजह से उस पूरे क्षेत्र में जो है वहाँ पे कृषि का जो है उत्पादन होने लगा, और लोग अपने आप में एक जो है कृषि से जो है विकास करने लगे। तो इस प्रकार से बना बना के लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा।
ठीक है। बाद में आपको बता देंगे मानचित्र कैसे भरेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनको भी देख लेते हैं क्योंकि 4 नंबर का सवाल होता है। जो दोस्तों मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से बना के लिख दोगे तो 23 नंबर से ऊपर आपको नंबर मिल जाएगा। सवाल है कि विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारकों की विवेचना कीजिए। ऐसा सवाल पूछा जाएगा, 4 नंबर में पूछा है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए, विश्व के बारे में बात हो रही है, यानी संसार के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे लिखा असमान। देखिए, अगर मैं आपको सेंटेंस लिखूँ, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा सफल, ठीक है, मैंने यहाँ पे सब लिखा सफल। अब सफल के आगे मैं अगर यहाँ पे छोटा आ लगा दूँ, ठीक है, तो क्या ये सेंटेंस जो है असफल हो जाएगा? बिल्कुल असफल लिखा है। सफल जब तक लिखा था तो यहाँ पे इसका मतलब ये था कि वो व्यक्ति पास है, सफल है, लेकिन जैसे छोटा आ लग गया तो वो हो गया असफल, मतलब पास नहीं है। मतलब यहाँ पे एक शब्द आया जिसका नाम है नहीं, बस एक छोटा सा अक्षर लगाने से, आ लगाने से यहाँ पे नहीं लग जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने कहा समान है ना, आप सब जो है समान है, सब लड़का लड़की सब समान है, तो यहाँ पे कैसे है? बराबर है। लेकिन मैंने इसके आगे छोटा आ लगा दिया तो क्या असमान है? मतलब यहाँ पे समान नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लग जाएगा। अब दोस्तों इसके बारे में वही बात कहा कि विश्व में असमान क्या है? जनसंख्या। लोग क्या है? असमान है, यानी कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जनसंख्या विश्व में एक समान नहीं है, यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। वितरण का मतलब क्या होता है? वितरण का मतलब बंटा होना, ठीक है। जैसे कहते हैं प्रसाद को वितरण कर दिया जाए, यानी बांट दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे है कि विश्व जो हमारा संसार है, इसमें जनसंख्या बटी हुई है, उसके बटे होने का कारण क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को समझिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इस तरह से क्वेश्चन को समझा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक तरीका लगानी है कि विश्व में, जैसे चीन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? चीन में है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कहाँ पे है? भारत में है, ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक क्यों पाई जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ अनुकूल जलवायु पाई जाती है, यहाँ पे लोगों को सुविधाएं मिल जाती हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, ठीक है। जहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है, वहाँ पे जनसंख्या इसलिए कम निवास करती होगी क्योंकि वहाँ मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल से और देखिए, जैसे मैदान है, ठीक है, इसके बाद एक जो है पहाड़ है, फिर इसके बाद पर्वत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ जो है मैदान पे जनसंख्या ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, पठार पे जनसंख्या जो है आपको कम देखने को मिलती है, पर्वत पे बहुत कम देखने को मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि मैदानी क्षेत्र पे मानव को आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, लेकिन पठार पे पर्वतों पे नहीं हो पाती है, इसीलिए मैदान पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। तो इसका कारण यही होता है कि जनसंख्या के असमान वितरण में अलग अलग जो है परिस्थिति पाई जाती है, यही कारण होता है कि अलग अलग जनसंख्या भी पाई जाती है। अगर आप इतना समझ गए होंगे तो उसके बारे में आप बना के लिखिए, क्या दिक्कत है, 4 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों है द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप को अंतर बताइए। द्वितीयक लिखा है यानी सेकेंडरी, तृतीयक मतलब तीसरा, ठीक है, तीसरा। अब प्राथमिक क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए, यानी प्राथमिक क्रिया भी होगा। अगर द्वितीयक है, तृतीयक है, तो प्राथमिक क्रिया भी होगा। प्राथमिक क्रिया क्या होती है? प्राथमिक क्रिया वो होती है जो हमें प्रकृति से संसाधन डायरेक्ट मिलता है। जैसे हमें जो है लकड़ी मिल गया, ठीक है, हमें खनिज संसाधन मिल गया, हमें फल मिल गया, हमें जो है विभिन्न प्रकार के जो है संसाधन जो हमारे इन्वायरमेंट में है वो सब मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। जैसे मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी हमें कहाँ मिला? प्रकृति के द्वारा मिला। अब देखिए, इस मिट्टी को जब हम ईंट बना देते हैं, ठीक है, जब हम ईंट बना देते हैं तो ईंट महंगा होता है कि मिट्टी? आपका जवाब होगा ईंट महंगा होता है। अब दोस्तों जब मिट्टी से ईंट बना तो मिट्टी से ईंट बनने की प्रक्रिया ये दूसरे में आ जाएगा, क्योंकि पहले क्या था? पहले मिट्टी था, जब दूसरे में बनाएगा तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा आ जाएगा तो ईंट हो जाएगा। अब इस ईंट को जब बेचा जाएगा, ठीक है, जब इस ईंट को बेचा जाएगा तो तीसरा हो जाएगा, ये तीसरा क्रियाकलाप हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए आपको समझना है यहाँ पे कि पहला क्या हो जाएगा? पहला तो मिट्टी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पहले की बात यहाँ पे नहीं करना हमें। मिट्टी से जब ईंट बना, ठीक है, मिट्टी से जब भट्ठे में ईंट बना तो बनने की प्रक्रिया दूसरे में आएगी, जब इसे बेचा जाएगा तो ये तीसरे में आ जाएगा, ठीक है। अब इतना समझ गए ना? अब इसके बारे में लिखिए बना के। जैसे मिट्टी से ईंट बनाया जाता है, गन्ने से जो है चीनी बनाया जाता है, इसके बाद जो चीनी को बेचा जाता है, तो वो सब तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और इनमें अंतर बताना है। क्या बताना है? दूसरे में जो है किसी वस्तु का निर्माण होता है, तीसरे में उस वस्तु को जो है बेचा जाता है, तो ये हो जाएगा तीसरा। इस प्रकार से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, विकासशील देशों में नगरीय वस्तुओं की समस्या बताइए। जो विकासशील देश होते हैं, विकासशील देश मतलब अभी विकास कर रहे हैं, विकसित नहीं हुई है, वहाँ पे नगरीय वस्तु की समस्या क्या होती है?
अगर आप शहर में रहते होंगे या फिर शहर में गए होंगे तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो है प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे ध्वनि प्रदूषण, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, आराम से जो है आपको जो है संसाधन मिल जाते हैं, यानी परिवहन मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है। इसके बाद जो है वहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है, आबादी ज़्यादा होती तो कचरे भी ज़्यादा निकलेंगे, यानी गंदगी भी ज़्यादा होगी तो गंदगी की समस्या भी हो जाएगी। इस प्रकार से आप सोचिए और बना बना के लिखिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे है भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में होने वाले प्रवास के 4 प्रकार बताइए। क्या 4 प्रकार हैं, ऐसा यहाँ पे बताना है। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में लोग क्यों जाते हैं? प्रवास का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। अब लोग गांव से नगर में क्यों जाते हैं? अब बताइए ज़रा, आप गांव से नगर में लोग क्यों जाते हैं? कमाने के लिए जाते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, उद्योग के लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप जब समझ जाओगे ना कि गांव से लोग शहर में क्यों जाते हैं, नगर में क्यों जाते हैं, तो उसके 4 कारण बताना है, लिखो बना बना के। ठीक है, आगे देखिए, गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। भारत में उन क्षेत्रों को उल्लेख कीजिए जहां गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। गुच्छित मतलब क्या होता है? गुच्छा यानी चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, इतना समझ में आता है। अंगूर के गुच्छे में क्या एक अंगूर होता है? नहीं, कई सारे अंगूर उसमें बने होते हैं, कई सारे अंगूर गुच्छे होते हैं, है ना, कई सारे अंगूर गुच्छे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो बस्तियां होती है वो बहुत गुच्छे होते हैं, यानी जो आबादी होती है वो घनी होती है, पूरी तरह से जो आबादी होती है वो पूरी जो है बसी होती है, घनी होती है। और रास्ते जो होते हैं वो रास्ते जो होते हैं पतले पतले सकरे सकरे जो है रास्ते होते हैं। ठीक है, तो यानी जो ऐसी बस्तियां जो गुच्छे में, यानी चाबी के गुच्छे की तरह, अंगूर के गुच्छे की तरह गुच्छी होती हैं या पास पास होती हैं, उसे गुच्छित बस्तियां कहते हैं। अगर दोस्तों ऐसे लिखेंगे तो 100% गारंटेड टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर काटेगा नहीं। इसको कहते हैं कि स्मार्ट तरीके से आंसर को देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं गुच्छित बस्तियाँ कहाँ मिलती हैं। क्या गुच्छित बस्तियाँ पहाड़ों पे मिलेंगी? नहीं, पहाड़ों पे नहीं मिलेंगी। ये कहाँ मिलेंगी? मैदानों पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? मैदानों पर मिलेंगी। अब मैदान जैसे यूपी बिहार हो गया, यहाँ पे क्या है? गुच्छित बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, और जो है बहुत सारे क्षेत्र हैं वहाँ पे गुच्छित बस्तियाँ देखने को मिलती हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत में बात करिए, पर्वतीय क्षेत्र है ना, जो पर्वत वाले क्षेत्र हैं उनके बारे में बात हो रही है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब पर्वतीय क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पर्वत पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में विकास की बात हो रही है। उन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, लोगों का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उसके लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं। क्या कार्यक्रम है? वही से बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं उनके विकास के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि जो वो भी विकसित कर सके, वो भी जो है अपने आप को एक ऐसे रोजगार में ढाल सके जिस जो मैदानी भागों में लोग रहते हैं उनको रोजगार मिलता है, उन्हें अनेक सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें अनेक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो उन्हें जो है ऐसी सुविधाएं प्रदान करना चाहिए, उसके लिए कुछ विशेष कार्यक्रम चलाने जाने चाहिए। तो ऐसे है, लिखिए इसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस प्रकार से समझ के लिखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से जो है इसका आंसर दे सकते हो। जैसे देखिए, मानव मूल्य के विशेष क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो विशेष क्षेत्र मैंने बताया, जैसे मैंने बताया कि जो है क्षेत्र क्या होता है, जैसे आर्थिक भूगोल है तो ये क्या हो जाएगा? ये क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कृषि भूगोल आता है तो ये हो जाएगा उप क्षेत्र। लेकिन आपको आर्थिक भूगोल यानी क्षेत्र के बारे में बताना है तो बताइए इसके बारे में। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, इनके बारे में आराम से जो है बना बना के लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, तरीका बता दिया है, आप इसे लिख सकते हैं। बात करते हैं छोटा सा यहाँ पे मानचित्र का। अगर आपको मानचित्र में कुछ समझ में ना आए कि क्या भरें तो आप ध्यान रखेंगे, एक काम करना आप लोग। ठीक है, एक काम आप ये करेंगे, जो मानचित्र आपको मिलेगा, ठीक है, आपको मानचित्र जो है वहाँ पे मिलेगा, आपको मानचित्र दिया जाएगा और उस मानचित्र में जो है आपको कुछ ना कुछ उसमें भरना है। क्या भरेंगे वहाँ पे दोस्तों? आप ध्यान रखेंगे, मानचित्र में जो है आप कुछ ना कुछ 5 नाम भर दीजिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे 5 नाम भर दीजिए। जैसे 5 जो है आप कोई नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप जो है उत्तर प्रदेश का नाम भर दीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है? लखनऊ होती है, आपको याद होगा, आप भर दीजिए। ठीक है, कहाँ भरेंगे? छोटा सा मैं मैपिंग दिखा दे रहा हूँ।
आपको एक मानचित्र मिलेगा, जैसे देखिए ये यूपी है, ठीक है, तो यहाँ आप भर दीजिए यूपी, ठीक है। 5 नाम अलग अलग आपको भर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे बांग्लादेश के बगल में, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे कोलकाता है, तो यहाँ पे जो है आप कोलकाता भर दीजिए, ठीक है। 5 नाम मानचित्र में आपको भरना है। ऐसे ही 5 नाम आपको भर देना है। जैसे यूपी हो गया, यहाँ पे आप कोलकाता भर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है ये गुजरात है, ये टर्निंग पॉइंट गुजरात है। यहाँ पे ये पॉइंट केरल है। केरल जो है देखिए आपको करेले की तरह दिखाई देगा, तो आप इसे यहाँ पे केरल आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो ये 5 नाम जो है अगर कुछ समझ में नहीं गया तो 5 नाम भर देना, आप भर दोगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही 5 नाम जो है संसार में भरना होगा, तो 5 नाम संसार में देखिए, जैसे देखिए यहाँ भारत है, भारत के ऊपर चाइना है, ठीक है, 2 नाम यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद जो यहाँ पे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके ऊपर कनाडा है, 4 नाम हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे ब्राज़ील है, 5 नाम हो गया। बस इतना काम कर देना, 5 नाम भर देना है। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ मानचित्र में भर के आना, छोड़ के मत आना, सादा मत छोड़ना, कुछ ना कुछ लिख देना, भर देना, पास हो जाओगे।